नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। आर्यन खान मामले में आरोप प्रत्यारोप सही नहीं, जांच की गुणवत्ता पर होता है असर। बुल्ढाना में चलती ट्रैवल्स में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। और नागपुर शहर में हत्याएं पुलिस विभाग के लिए बनी सिरदर्द। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने क्रूज रेव पार्टी मामले में बताया कि आर्यन खान के मामले में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप शुरू है, उससे जांच सही दिशा में हो रही है या नहीं, इस पर सवाल उठता है। वही जांच अधिकारी के बारे में ही गवाह ने कुछ सवाल उठाए हैं। ऐसे में मामले की जांच की गुणवत्ता पर उन्होंने सवाल उठाए। वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम ने क्रूज रेव पार्टी मामले में कहा कि गवाहदार ने ही जांच अधिकारी पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी दखल लेनी पड़ रही है। इन सभी बातों का जांच की गुणवत्ता पर परिणाम होता है। जिस तरह से इस मामले में अधिकारी और राजकीय नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सभी ने इस पर संयम रखना चाहिए। गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यामध्ये तपास यंत्रणेबाबत जनतेच्या मनात प्रश्न उपस्थित करणं हे साहजिक आणि नैसर्गिक असतं, परंतु हेतुपुरस्सर तपास यंत्रणेतील अधिकाऱ्याबद्दल आरोप करणं हे केव्हाही तपासाच्या दृष्टिकोनातून चांगलं नाही। आणि म्हणून राजकीय पक्ष आणि तपास अधिकारी यांनी देखील गंभीर तपास होत असताना अत्यंत सावधानगिरीने विधानं केली पाहिजेत, जे आता होत नाही। एखाद्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर तपास अधिकारी देखील सोशल मीडियातून काहीतरी लढाई जिंकल्याची घोषणा करतात। याचाच अर्थ की तुम्ही त्या तपासात आयडेंटिफाईड होता। पर्सनल आयडेंटिफाईड होणं हे केव्हाही वाईट। आणि म्हणून मी ज्या वेळेला खटले चालवत असतो त्यावेळेला व्यक्तिशः कधी आयडेंटिफाईड होत नाही। कारण असतं की गुन्ह्याच्या तपासामध्ये तुम्ही निरपेक्षपणे काम केलं पाहिजे। कुठली तरी बाजू घेऊन तुम्ही कोणाला तरी आरोपी करणं किंवा कुठली तरी बाजू लक्षात ठेवून कोणावरती आरोप करणं हे देखील केव्हाही गैर आहे। पुणे से छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर आ रही चलती ट्रैवल्स में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई है। ट्रैवल्स में आग लगे देख सभी यात्री बस से कूदकर बाहर आए और अपनी जान बचाई, लेकिन इस आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सोमवार को रात 11:15 बजे सिंदखेड़ राजा के मोती तालाब के पास चलती ट्रैवल्स में अचानक से आग लग गई। छत्तीसगढ़ के बांधकाम मजदूर पूना काम करने गए थे। दिवाली होने से सभी मजदूर अपने गांव जाने के लिए पुणे से सिद्धिविनायक ट्रैवल्स ऑफिस से बुकिंग कर राधाकृष्ण कंपनी के ट्रैवल क्रमांक MH24AU 1100 बस से जा रहे थे। अहमदनगर के पास सभी मजदूरों ने खाना खाया, जिसके बाद बस में सिंदखेड़ राजा के मोती तालाब के पास शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। ट्रैवल्स में कई चीजें ज्वलनशील होने से बस में आग तेजी से बढ़ गई। बस में आग लगी देख सभी मजदूर और अन्य यात्री खिड़की से कांच फोड़कर कूद गए और अपनी उन्होंने जान बचाई। कुछ दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। इस बस में करीब 45 यात्री सवार थे। बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई, लेकिन बस बुरी तरह से जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। थोड़ी बहुत चोटें यात्रियों को आई हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। वहीं एक गर्भवती महिला और छोटे बच्चे को भी आग से सुरक्षित बचाया गया। नागपुर शहर में लगातार हो रहे मर्डर चिंता का विषय बन गया है। इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना भी लाजमी है, लेकिन इसके पीछे की वजह जानना और क्या इन्हें रोका जा सकता था, इस पर विचार करना भी उतना ही जरूरी है। शहर में लगातार कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि हत्या की वारदात होना गंभीर मुद्दा है। विभाग ने सभी हत्याओं के पीछे कारण जानने का प्रयास किया, जिससे पता चला कि जनवरी से 21 अक्टूबर 2021 के बीच हुई 69 हत्याओं में 21 आकस्मिक विवादों में हुई।
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि छोटी छोटी बातों को लेकर हुए विवाद में एक ने दूसरे पर हमला कर दिया और हत्या हो गई। 16 वारदातें पुरानी रंजिश को लेकर हुई हैं। इन्हें रोका जा सकता था या नहीं, यह कैसे होगा, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। प्रेम संबंध और अनैतिक संबंधों के संदेह में 16 लोगों की हत्या हुई, जबकि शराब के लिए नशे में हुए विवाद में 10 हत्याएं हुई। पैसे के विवाद में 15 वारदातें हुई। अधिकांश मामले ऐसे हैं जिन्हें रोका जाना संभव नहीं। एनसीआरबी ने हत्या में नागपुर को अव्वल बताया है, लेकिन जो आंकलन किया गया वह 2011 की जनसंख्या के हिसाब से हुआ। नागपुर की जनसंख्या में इजाफा हुआ है। ग्रामीण के कई पुलिस स्टेशन नागपुर शहर में शामिल हुए। 2021 में जो जनगणना होगी उसमें निश्चित ही नागपुर का क्राइम ग्राफ नीचे होगा। ऐसे में अभी नागपुर को क्राइम कैपिटल का दर्जा देना सही नहीं होगा। पुलिस ने हर तरह से क्राइम का विश्लेषण किया है। पुलिस के रिकॉर्ड में नामजद और वारदातों को अंजाम देने वाले 1086 अपराधियों का ब्यौरा खंगाला गया। 15 से 17 आयु वर्ग के 32 नाबालिग वारदातों में सक्रिय मिले। 18 से 21 वर्ष के 225 और 22 से 30 उम्र के 464 युवा अपराधी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। 18 से 30 आयु वर्ग के अपराधियों का कुल आंकड़ा 690 है। ऐसे में साफ है कि इसी आयु वर्ग के 63% अपराधी वारदातों में सक्रिय रहे। अब यह भी देखना होगा कि यह युवा वर्ग दिशाहीन होकर अपराध की तरफ क्यों बढ़ रहा है। सबसे बड़ा कारण शिक्षा का अभाव और रोजगार भी है। 220 अपराधी 10वीं कक्षा तक उत्तीर्ण हैं और 12वीं कक्षा तक शिक्षा लेने वालों की संख्या 157 है। अधिकांश अपराधियों ने स्कूली शिक्षा भी नहीं ली है। ऐसे में रोजगार के साधन मिलना भी मुश्किल है। यही कारण है कि बड़ा युवा वर्ग अपराध की ओर बढ़ रहा है। भंडारा जिले के जवाहर नगर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नाबालिग के साथ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भंडारा जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक नाबालिग असहायता का फायदा उठाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बार बार नाबालिग के साथ अत्याचार करने पर वो गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग 17 वर्ष की है। गर्भवती होने से उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां उसने 19 अक्टूबर को एक बच्ची को जन्म दिया। गर्भवती नाबालिग होने से एक डॉक्टर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए जवाहर नगर के थानेदार पंकज बैसाने ने पीड़िता से मुलाकात कर जांच पड़ताल की, जिसके बाद उन्हें मामले की सच्चाई का पता चला और उन्होंने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साधारणतः 18 तारखेच्या दिवशी सायंकाळी आम्हाला माहिती मिळाली होती की एका अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिलेला आहे। त्या घटनेची माहिती मिळताच आम्ही सामान्य रुग्णालय भंडारा येथे गेलो। नंतर मग पीडितेकडनं माहिती घेतली आणि त्या माहितीच्या आधारावर आम्ही काही लोकांना 7 लोकांना आम्ही अटक केलेली आहे। त्याच्यामध्ये पीडिता ही अनुसूचित जातीची असल्यामुळे आणि आरोपी ते काही त्याच्यामध्ये दुसऱ्या जातीचे असल्यामुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट प्रमाणे कारवाई झालेली आहे। आरोपी हे 26 तारखेपर्यंत PCR दिलेला आहे। सध्या कस्टडीत आहेत आणि पुढील तपास चालू आहे। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा विभाग ने ड्रग्स की बिक्री करने वाले गैंग पर कार्रवाई करना शुरू किया है। हाल ही में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा टीम ने 24 किलो चरस जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में ड्रग्स का व्यापार बड़े पैमाने पर चलता है, इसीलिए पुलिस भी ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई करने हमेशा सक्रिय होती है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के क्राइम ब्रांच यूनिट 6 और 7 द्वारा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना जारी है। इसी बीच क्राइम ब्रांच को खबर लगी कि कश्मीर के कई इलाकों से चरस मुंबई लाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर दहीसर चेक नाके पर क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें पुलिस ने 24 किलो कश्मीरी चरस जब्त किया और 2 पुरुष और 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। आरोपी हर महीने कश्मीर जाते थे और हमेशा ही करीब 25 से 30 किलो ड्रग्स लाया जाता था। मुख्य आरोपी बंडू उदमशिले को 2010 में भी गिरफ्तार किया गया था। क्राइम ब्रांच पुलिस की इस मामले में आगे की जांच शुरू कर चुकी है। जे विविध प्रकारचे अंमली पदार्थ मुंबईमध्ये सप्लाय करतात आणि त्या टोळ्यांचाच भाग असणारे मुंबईमध्ये मग या अंमली पदार्थांची विक्री करणारे काही घटक आहेत, यांच्या विरुद्ध सातत्याने कारवाई केली जात आहे। आणि याचाच एक भाग म्हणून
गेले काही दिवस गुन्हे शाखेचं युनिट 6 आणि युनिट 7 हे काश्मीरमधून सप्लाय केल्या जाणाऱ्या चरसच्या टोळीवर काम करत होते आणि यांना काल एक खात्रीशीर माहिती मिळाली की एक गाडी काश्मीरवरून रवाना झालेली आहे आणि ही मुंबईमध्ये चरस कॅरी करून आणला जात आहे। या माहितीवरून दहिसर चेक नाका इथं या गाडीला इंटरसेप्ट केलं गेलं आणि या गाडीच्या एक गाडीमध्ये बसलेल्या लोकांचा सर्च घेतला गेला, गाडीचाही सर्च घेतला गेला। याच्यामध्ये या एकूण कारवाईमध्ये 24 किलो चरस, काश्मीरी चरस जप्त करण्यात आलेला आहे। हे चरस जे आहे ते गाडीमध्ये मागच्या दारांमध्ये काही कॅव्हिटीज तयार केल्या गेल्या होत्या, तसेच मागच्या सीटच्या इथेही काही कॅव्हिटीज तयार केल्या गेल्या होत्या। याच्यामध्ये कन्सील करून आणलं जात होतं आणि या कारवाईमध्ये 2 पुरुष आणि 2 महिला यांना अटक करण्यात आलेली आहे। यांची मोडस अशा प्रकारची आहे की महिला आणि पुरुष हे दर महिन्याला काश्मीरला जात होते आणि साधारणतः 25 ते 30 किलो चरस हे तिथून आणलं जात होतं। सगळे एकत्र जाण्याचं कारण आतापर्यंतच्या तपासात असं दिसून आलं आहे की फॅमिली एखाद्या टूरला चालली आहे असं भासवून हे सगळं काम केलं जात होतं आणि मग इथे आणल्यानंतर तो चरस त्यांच्या वेगवेगळ्या सप्लायर्सला दिला जात होता। याच्यातला मुख्य आरोपी जो आहे बंडू उदमशिवे म्हणून, याला 2010ला ANC मुंबईनी अरेस्ट केलं होतं 39 किलो चरससह। त्यावेळेला त्याच्याबरोबर काही जम्मू काश्मीर अनंतनागचे आरोपीही अटक करण्यात आलेले होते। तर तशीच लिंक याही वेळेला या गुन्ह्यामध्ये मिळेल असं आम्हाला वाटतं। हिंदी में जरीपटका पुलिस ने मोबाइल चुराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही आरोपियों के पास से मोबाइल समेत गाड़ी भी जब्त की। शिकायतकर्ता रमनदीप ढिल्लों ने शिकायत की थी कि उनका मोबाइल 3 अज्ञात आरोपियों ने गाड़ी पर आकर छीनकर लेकर गए। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस तहकीकात कर रही थी। रात के समय जरीपटका पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान उन्हें आरोपी की गाड़ी दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात युवक से पूछताछ करने पर बताया कि उसने मोबाइल चोरी में इस गाड़ी का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद पुलिस ने उसे दूसरे दिन कोर्ट में पेश कर पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि उसने विधि संघर्ष बालक के साथ मिलकर मोबाइल चोरी किया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिनांक 23/10/2021 रोजी फिर्यादीनामे रमनदीप कुलदीप सिंग ढिल्लोन यांनी त्यांचा मोबाईल अज्ञात 3 इसमाने स्प्लेंडर गाडीवरती येऊन जबरीने हिसकावून नेल्याची रिपोर्ट दाखल केली होती। त्यानुसार त्याच रात्री आम्ही पेट्रोलिंग दरम्यान आम्हाला नमूद गुन्ह्यातील गाडी पुन्हा रात्री अंदाजे 1 ते 1:30च्या आसपास दिसून आली। आम्ही त्या गाडीवाल्याचा पाठलाग करून ताब्यात घेतले। त्यावेळेस त्याची अंगझडती घेतली असता त्यांनी गुन्हा कबूल केला व ती गाडी त्यांनी मोबाईल हिसकावण्यासाठी वापरल्याचे सांगितले। त्यांनी सांगितले की नमूद गुन्हा हा त्यांनी त्याच्या इतर 2 साथीदारांसह केलेला आहे। दुसऱ्या दिवशी त्याला कोर्टामध्ये पेश करून त्याचा PCR घेण्यात आला। PCR दरम्यान त्याच्याकडून माहिती मिळाली की त्यांनी नमूद गुन्हा हा एका विधी संघर्षग्रस्त बालकाच्या मदतीने केलेला आहे। विधी संघर्ष बालकाला ताब्यात घेऊन त्या गुन्ह्यातील जप्त मोबाईल ताब्यात घेण्यात आला। विधी संघर्ष बालकास बाल न्यायालयात दाखल करण्यात आले। त्याच दिवशी सायंकाळी गुन्ह्यातील 3ऱ्या आरोपीचा शोध घेतला असता तोही मिळून आला। त्याच्याकडून एक मोबाईल जप्ती झाला। त्याविषयी विचारपूस केली असता त्याने सांगितले की मागील 15 दिवशी जरीपटका हद्दीत त्याने नारा रोडकडे मोबाईल हिसकावला होता। त्यानुसार पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे अपराध क्रमांक 633/21 नुसार गुन्हा रजिस्टर आहे। अशा 2 आरोपी मोठे व 1 लहान आरोपीकडून 2 गुन्हे ओपन करण्यात आले आहेत। अच्छा, का गुन्हे होते पहिले? यांच्यावरती पूर्वीचे कोणताही गुन्हा नाही आहे। यांनी पहिल्यांदाच हे गुन्हे केले आहेत। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र कक्ष हो और उनके बच्चों को भी एक अच्छा माहौल मिले, इस उद्देश्य से महिला विश्राम गृह की गिट्टी खदान पुलिस थाने में निर्माण किया गया है। पुलिस प्रशासन और MI7 इस सामाजिक संस्था द्वारा निर्माण किए गए इस विश्राम गृह के बारे में पुलिस अधिकारी ने जानकारी साझा की। नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा ही कार्यरत रहती है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस कर्मियों को अपने परिवार वालों को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। जब बात आती है महिला पुलिस कर्मियों की तो उन्हें एक साथ घर और ऑफिस संभालना पड़ता है। कई बार उन्हें अपने बच्चों को भी संभालना होता है, लेकिन वो ड्यूटी के चलते ध्यान नहीं दे पाते। महिला पुलिस कर्मियों की इस बात को समझते हुए गिट्टी खदान पुलिस थाने में महिला विश्राम गृह और उनके बच्चों के लिए भी बाल कक्ष का निर्माण किया गया है। महिलाओं के लिए एक स्वतंत्र कक्ष हो और उनके बच्चों को भी अच्छा वातावरण मिले, इस उद्देश्य से महिला विश्राम गृह का निर्माण किया गया है। शहर के पुलिस आयुक्त, सह पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी और पुलिस उपायुक्त विनीता साहू के सहयोग और MI7 इस सामाजिक संस्था द्वारा इस विश्राम गृह का निर्माण किया गया। इस विश्राम गृह में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का सही उदाहरण देते हुए यहाँ अवैध शराब पर छापामारी के दौरान जब्त किए गए ड्रम का इस्तेमाल करते हुए उनमें बहुत ही सुंदर तरीके से पौधे लगाए गए हैं। वहीं बच्चों को यहाँ अच्छा लगे, इसी उद्देश्य से यहाँ उनके लिए झूले भी लगाए गए हैं। महिला कर्मचाऱ्यांची बऱ्याच वेळा अशी अडचण असते की त्याच्या लहान मुलांना घरी सांभाळण्यासाठी कुणी नसतं। अशा वेळी पोलीस स्टेशनला त्या मुलांना घेऊन येण्यात अडचण आहे की पोलीस स्टेशनला इतर कामं असताना, इतर सर्व पोलीस कर्मचारी युनिफॉर्ममध्ये असताना त्यांच्यासाठी वेगळा कक्ष नसेल तर इथं त्यांना वृक्ष वाटेल आणि ते इथं रमणार नाहीत। या दृष्टिकोनातून पोलीस उपायुक्त विनीता साहू मॅडम यांनी हा बालस्नेही कक्ष विश्रामगृहासोबतच मुलांना सुसह्य वाटेल असा एक कक्ष तयार करण्यासाठी मार्गदर्शन केलं होतं। त्यानुसार हा बालस्नेही कक्ष इथे तयार करण्यात आलेला आहे। जिले के ग्राम पंचायत स्ट्रीट लाइट का विद्युत कनेक्शन काटना बंद करें और ग्राम पंचायत का बकाया महावितरण द्वारा भरे, साथ ही विभिन्न विषयों की मांगों की आपूर्ति के लिए जिला सरपंच संगठन ने जिला परिषद के सामने ठिया आंदोलन किया। जिला सरपंच संगठन का जिला परिषद के सामने ठिया आंदोलन किया गया। इस दौरान 15 वित्त आयोग के बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही रखा जाए, वर्धा जिले में जिला अकाल जाहिर कर प्रति हेक्टर 50,000 मदद घोषित करने की मांग इस आंदोलन के जरिए की गई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस आंदोलन में जिले के सभी सरपंच और उपसरपंच बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 5 मागण्या घेऊन आम्ही आंदोलनाला बसलोय, त्या रास्ता आहेत। कारण जसं आता आमच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी आपल्याला सांगितलं आहे की ICICI बँकेचा जो विषय आहे तो पण सांगितला आहे आणि टॅक्सचा जो विषय आहे तो पण सांगितला आहे। आता याच्या आधी जिल्हा परिषद भरत होती 2018 पर्यंत टॅक्स, आणि त्याच्यानंतर अचानक ह्या राज्य सरकारने काय म्हणते असे आदेश काढले की हा टॅक्स आम्ही भरणार नाही। मी राज्य सरकारचा निषेध करते, कारण वरचेवर काय म्हणते GR आमच्यावर काय म्हणते लादले जातात। कधी म्हणतात SBI बँकेत खाते गळा, कधी म्हणतात ICICI मध्ये, कधी म्हणतात HDFC मध्ये। म्हणजे आमची ग्रामपंचायत एक स्वायत्त संस्था, आम्हाला सरपंच म्हणून तरी अधिकार आहे आमचे निर्णय घ्यायचे। ते अधिकार आम्हाला कुठेतरी डावलले गेले आणि आम्हाला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, आणि कोणतेच प्रतिनिधी काम ते ह्या बाबतीमध्ये बोलायला तयार नाही आहे। म्हणून आम्हाला हा पवित्रा घ्यायला लागला की आंदोलनाचा, आणि याच्या तर आम्हाला मागण्या मान्य झाल्या नाही तरी पण आम्ही ह्या बाबतीमध्ये ठाम राहणार आहे, आणि पूर्ण संघटना जो निर्णय घेतला आम्ही त्या निर्णयावर ठाम रहना है। जरी आमचे उपराजधानी का सिविल लाइंस एरिया, जहां कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर अमूमन विभागों के आला अधिकारी रहते हैं, न्यायाधीशों के निवास स्थान है, और सबसे अहम ये कि विधान भवन है, उसे हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जाना चाहिए। फिलहाल तो विधान भवन परिसर के चारों ओर अव्यवस्था का आलम देख ऐसा लगता है जैसे यहाँ गंजेड़ियों, घुमंतुओं का अड्डा बन चुका है। कोई विधान भवन की दीवार से सटकर चूल्हा जलाकर भोजन बना रहा है, तो कोई ठिया बनाकर गांजा फूंक रहा है। सिविल लाइन में पहले कई चौंकाने वाली घटनाएं हो चुकी हैं। न्यायाधीशों के बंगलों से चंदन के पेड़ काटकर चोर ले उड़े थे। इससे पहले भी एक बैंक के सामने से ग्राहकों का बैग उड़ाया जा चुका है। कार से भी बैग उड़ाने की घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ समय पहले झारखंड में एक जज को वाहन से कुचलने की घटना हो चुकी है। उस घटना से भी पुलिस को सचेत होना चाहिए।
वहीं सिविल लाइंस के फुटपाथों पर भी अतिक्रमणकारियों का कब्जा यह साबित करता है कि मनपा का संबंधित विभाग कितना बेपरवाह है। विधान भवन परिसर के चारों ओर तो गंजेड़ियों और भिखारियों घुमंतुओं का अड्डा बना हुआ है। यहाँ गांजा और दूसरे नशीले पदार्थ बेचने वाले रैकेट सक्रिय होते हैं। गंजेड़ी झुंड बनाकर खुलेआम गांजा पीते देखे जा सकते हैं। धार्मिक स्थल की साइड वाले परिसर में तो 24 घंटे इनका जमावड़ा होता ही है। पुलिस अधिकारियों के वाहन यहाँ कई बार गुजरते हैं, लेकिन उन्हें यह नजर ही नहीं आता। अब तो विधान भवन में एक स्थायी कार्यालय भी शुरू होता है। ऐसे में परिसर की सुरक्षा की स्थायी व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। नागपुर जोन 3 के डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि ढाबे या होटल में ग्राहकों को होटल या ढाबा मालिक द्वारा शराब दी जा रही है तो ये कानूनन जुर्म है। यदि होटल, रेस्टोरेंट या ढाबों पर ग्राहक शराब पीते नजर आए तो होटल ढाबा मालिक पर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसलिए लोगों से डीसीपी मतानी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे पुलिस को इस संबंध में जानकारी दें। नागपुर जोन 3 के डीसीपी लोहित मतानी ने बताया कि ढाबे या होटल में ग्राहक को होटल या ढाबा मालिक द्वारा शराब दी जा रही है तो ये कानूनन जुर्म है। यदि होटल, रेस्टोरेंट या ढाबों पर ग्राहक शराब पीते नजर आए तो होटल, ढाबा मालिक पर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसलिए लोगों से डीसीपी मतानी ने अनुरोध किया है कि वे पुलिस को इस संबंध में जानकारी दें। नमस्ते, मैं लोहित मतानी, डीसीपी जोन 3 नागपुर सिटी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले के ऊपर अगर कोई भी कस्टमर या तो खुद से शराब लाकर पीते हैं या फिर होटल, ढाबे का ओनर उनको शराब पिलाता है तो ये महाराष्ट्र प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर गुनाह है। ये अलाउड नहीं है। केवल लाइसेंस ओनर, बार वाले ही शराब पिला सकते हैं या फिर शराब खरीदकर कस्टमर अपने घर पर शराब पी सकता है। तो अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी होटल में, ढाबे में या फिर ठेले पर शराब पीता है तो कस्टमर पर तो गुनाह दाखिल होगा ही होगा, लेकिन जो उनको पहुंचा रहा है, जो उस जगह के मालिक हैं, उन पर भी गुनाह दाखिल होगा और उसके बाद उनका लाइसेंस कैंसिलेशन की भी कार्रवाई की जा सकती है और उनको अपनी ढाबा या होटल बंद करने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले या ठेले वाले अपने जगह पर किसी को शराब पीने ना दे और शराब पहुंच। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।